हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायरल एमपी में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी क्रिया है जो सूचना और विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, अंतर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने वाला कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों को समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ कह रहा है भाषा के विकास में सहयोग करने वाला तरीका कौन सा है? तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये भी सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये यहाँ गलत होता है। उसके प्रयोगों को समर्थन करना, ये भी, और अवसर उपलब्ध कराना, ये तीनों जो हैं भाषा विकास में सहायक हैं, लेकिन उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये यहाँ पे गलत है, इसलिए ये तरीका जो है नहीं होगा। और यहाँ पूछ रहा था कौन सा तरीका गलत है, तो यही बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। ऑप्शन बी है, शिक्षण के समस्त शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों को यह बताएं कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ अगर है एक शिक्षक को, तो वह उसको किस प्रकार योग्य बनाती है शिक्षक को। तो पहला है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। तो दूसरा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों को नियंत्रण रखने के लिए। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि संवेग नियंत्रण रखेंगे तो वो अपनी जिज्ञासा कैसे प्रकट करेंगे। अगला देखते हैं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर शिक्षार्थी के द्वारा शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों के शिक्षण को स्पष्ट बनाया जाए, तो ये क्या होता है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ का सबसे अच्छा प्रयोग है शिक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो पूछ रहा है यहाँ कौन सा सत्य है। तो अगर बात करें शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर शिक्षक प्रश्न पूछता है तो उससे क्या होगा, उसके बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। अगर बात करें सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता, तो ये भी नहीं, क्योंकि सीखने पे सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों कारण जो इफेक्ट हैं उनका, दोनों जो कारक हैं उनका प्रभाव पड़ता है। अगला बात करें शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो ये जो है सही है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो ये भी दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे सत्य कौन है, तो खेलने से क्या होता है, सामाजिक दक्षता आती है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। अगला देखते हैं, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। तो पहला ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पैतृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगला है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। अगला है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो पूछ रहा था आनुवंशिकता और वातावरण के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन बी, समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो उसके जो जीन्स हैं तो उनका योगदान हमेशा योगात्मक ही रहे। अगला देखते हैं, सामाजिकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन शिक्षक एवं पढ़ाए गए
के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो अगर बात करें सामाजिकरण क्या है, तो जो समाज ने मानदंड अपने निर्धारित किए हैं उनके अनुसार जब कोई बच्चा अपने आप को अनुकूलित कर लेता है तो वही प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करें। तो यहाँ कह रहा है कि अगर क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है बच्चों के अंदर तो शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, तो अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। हो सकता है अधिक अभ्यास कराने से जो है शिक्षार्थी क्षेत्र रक्षण सीख जाएं। शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो अगर महत्वपूर्ण की बात करेंगे, उसकी थ्योरी की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा वो मायने नहीं रखती हैं। अगला देखते हैं। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना है। तर्क भी स्पष्ट करने से शिक्षार्थी जो है उतना अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। अगला है कि शिक्षक खुद क्षेत्र रक्षण प्रदर्शित करे और शिक्षार्थी अवलोकन करें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अवलोकन से। लेकिन अगर शिक्षक के द्वारा बच्चों से अभ्यास कराया जा रहा है, यानी बच्चों को उस क्रिया में सहभागी बनाया जा रहा है, उनको करके सीखने पे फोकस किया जा रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। अगला देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। तो अगर दाल चावल वो खाना सीख ली है, यानी उसकी जो स्कीमा है, पहली बात तो स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया था कि किसी चीज़ को जो हम कई करके सीखते हैं, या मतलब जैसे कोई बच्चा है उस अपने दिमाग में एक थीम बना लेता है किसी काम को करने के लिए, तो वही जो थीम उसके दिमाग में डेवलप होती है उसी को स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ अगर वो दाल चावल खाना सीख जाती है सीता, तो वो क्या कर रही है, तो इसका आपका आंसर सही हो जाता है कि उसको अनुकूलित कर लिया, यानी कि सीता ने जो दाल चावल है वो खाना सीख लिया, हाथ से मिलाकर उसको अपने जीवन में अनुकूलित कर लिया। अगला देखते हैं। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। यानी इसमें कह रहा है कि इसमें से एक पक्ष को हटाकर 3 ऐसे पक्ष हैं जो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किए गए हैं। पहला है संदर्भगत, दूसरा है अवयवभूत और तीसरा है सामाजिक, चौथा है आनुभाविक। तो इनमें से एक ऐसा कारक है जो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में नहीं है, बाकी 3 कारक हैं। तो कौन सा कारक है जो नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, सामाजिक। बाकी स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संदर्भगत भी है, अवयवभूत भी है और आनुभाविक भी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे। इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर 8 प्रकार की जो है बुद्धि पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी इन्होंने बताया हर एक काम को करने के लिए, हर एक कार्य को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि में 8 प्रकार के फैक्टर होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को बल देता है हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है। अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शाब्दिम। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थ फ च, ये आपका स्वनिम ध्वनियाँ हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो अगर जेंडर रूढ़वादिता से बचना है शिक्षक को तो उसे क्या करना चाहिए? अगर लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो ये भी पक्षपात की बात हो जाएगी। लड़के लड़कियों को एक साथ आप पारंपरिक भूमिकाओं में रखना, तो ये यहाँ सही है। अच्छे लड़की अच्छा लड़का कहकर, तो यहाँ पर भी क्या होगा? जेंडर रूढ़वादिता हो रही है। अगला है कुश्ती में अगर लड़कियों को निरुत्साहित करता तो ये भी जेंडर रूढ़वादिता है। तो अगर रूढ़वादिता से बचना है तो वो क्या करे? लड़के और लड़कियों को एक जैसे कार्यों में लगाए और उनसे अपारंपरिक भूमिकाओं को रखने, लड़के और लड़कियों के सामने एक साथ रखे। हर एक कार्य के लिए दोनों को समान अवसर दे। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होता है। अगला देखते हैं, विद्यालयों को किसके लिए? व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिक शिक्षार्थी की विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो यहाँ बात कर रहा है विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान रखने के लिए जो है उसको व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल देता है, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर सुधारा जाए इस पर, और है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो यहाँ कह रहा है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पे बल देता है? इसको CCE भी कहते हैं, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो अगर परीक्षाओं पे बल देने की बात करें तो ये प्रगतिशाली शिक्षा का खंडन करता है। इसलिए कभी भी अगर परीक्षा पे बल दे रहा तो उसको निगलेक्ट ही कर देंगे। अगला है अवलोकित कर सुधारा जाए शिक्षा सीखने को, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन तो उसके द्वारा क्या होता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, यानी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है कि बच्चे का लगातार और परीक्षण होता रहे जिससे उसके अंदर जो कमियां हैं उनको आसानी से दूर किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, और ऑप्शन डी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों शिक्षकों को जो आकलन करने से गंभीर और लापरवाह तो बनेंगे नहीं। अगला है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता, तो ये भी नहीं। अगर विद्यालय आधारित आकलन है तो क्या होगा? परिचित वातावरण में सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता, यानी ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, यानी सीखने में तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है थार्नडाइक का तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन सी है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। तो जो आपका सीखने की तत्परता है वो किसकी ओर संकेत करती है? यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यानी जो उनका स्तर है संज्ञानात्मक स्तर वो क्या हो? सीखने की तत्परता से उनका संज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से
उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपने साथियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो अगर शिक्षिका है और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए सबसे उचित क्या कर सकती है। अगर ये कहे पोलियोग्रस्त वाले बच्चे गाना प्रस्तुत करेंगे तो यहाँ क्या होगा, उनके अंदर हीन भावना आएगी। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने, यानी यहाँ भी कैटेगराइज कर रही है विकलांगता को, तो ये भी नहीं होगा। अगला है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे के लिए कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई विकलांग बच्चे हैं तो शारीरिक रूप से असुविधा वाले बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटी कराए जिसमें जो क्या है वो मैदान में ना जाना पड़े और वो क्लास में ही खेल के माध्यम से आनंद प्राप्त कर सकें। तो ये ऑप्शन सी जो है सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किसके द्वारा जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इन तीनों के द्वारा, सेरेब्रल, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत। लेकिन जो आपका सांस्कृतिक कारक है इसके कारण शारीरिक अक्षमता उत्पन्न नहीं होती, यानी ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन ए अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता है जो सामान्यतया विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को वास्तविक कर लेते हैं। ऑप्शन डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। यानी अगर प्रतिभाशाली हैं तो उनको जो है विद्यालय में जो सुविधाएं नहीं मिल रही या विद्यालय उनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। तो ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कार्य को, आनुवांशिक रचना के, वातावरणीय अभिप्रेरणा के, और ऑप्शन डी है बी और सी। तो यहाँ पे प्रतिभाशालिता पूछ रहा किसके कारण होती है, तो आनुवांशिक रचना के कारण भी होती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, यानी बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने CDP के 20 प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के बेस से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप एजुकेशन वायर LMP चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।